हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर में आप लोग को आप लोग का जो चार्ज है वो कब तक स्टैटिक रहेगा, कब वो चार्ज मोशन में आ जाएगा। पहले अगर ये डिफरेंस आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो आपका फिजिक्स का जो चैप्टर है, ठीक है, वो कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है या कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला जो भाग है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब नाम से ही पता चलता है, रेस्ट। क्या पता चल रहा है? रेस्ट। तो चार्ज आपका क्या रहेगा? चार्ज एट रेस्ट। और ये डायनेमिक मतलब चार्ज इन मोशन। मोशन। तो ये दोनों डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कहां तक है हमारा क्लास 12 में? तो तुम्हारा अप टू कैपेसिटर जो भी तुम पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसे उसमें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, गॉस लॉ पढ़ लोगे, है ना। फिर अभी क्वांटाइजेशन, ये जितना भी चीजें पढ़ोगे, चार्जिंग में इंडक्शन वगैरह जो भी चीजें है वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल वगैरह सब भी इसमें आ जाएगा। और चार्ज इन मोशन, मोशन में जब चार्ज आ जाता है तो हम आपका इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होगा वहां से। इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप डेफिनेशन ही पता, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ही होता है फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। मतलब चार्ज अब मोशन में आ जाएगा, उसके बाद से इलेक्ट्रिक करंट के बाद से आपका चार्ज मोशन में रहेगा। फिर यहां तक क्लियर है आदर्श, ओंकार? यस हेलो, सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि सर व्हाट इज चार्ज? चार्ज है क्या? जो आप चार्ज मतलब कि बार बार बोले जा रहे हैं, चार्ज चार्ज चार्ज, ये चार्ज है क्या? एक्चुअल में आप लोगों को पता ही होगा, ये जो एटम है, ठीक है, अब एटम के अंदर क्या होता है? क्या होता है एटम के अंदर? प्रोटॉन प्रोटॉन, होगा न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन होगा। नहीं, अंदर में इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, यहाँ होगा हाँ ना सर, इलेक्ट्रॉन। बाहर होगा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये अभी हम लोग ये सब नहीं पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किसने करा था, प्रोटॉन किसने करा था, न्यूट्रॉन किसने करा था, ये सारा कुछ आपको क्लास 11th में पढ़ना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन ने करा था, है ना। प्रोटॉन का आप लोग का गोल्डस्टीन ने करा था। न्यूट्रॉन का जो है आपका जेम्स चैडविक ने करा। सबका अलग अलग इन्वेंशन है, डिस्कवरी जो भी चीजें हैं वो आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में भी नहीं पढ़ना है आपको। बस फिजिक्स में ये जानना है कि सर चार्ज क्या है। तो चार्ज कम्स फ्रॉम एटम। कहां से आया? एटम से आया। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये जो तीनों चीज है ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का काम क्या है? व्हाट इज द वर्क? काम क्या है इसका? तो आप बचपन में शायद मैग्नेट, अगर मैग्नेट देखे होगे, जैसे बार मैग्नेट आप ले लो, तो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अगर ये दोनों सेम हो जाता था तो क्या करता था? रिपेल करता था। अगर ये अपोजिट रिपेल हो जाता करता था था तो सर। क्या करता था? अट्रैक्ट करता था। अट्रैक्ट। तो मतलब ये जो रिपेल और ये अट्रैक्ट, ये जो चीज हो रहा है वो वो मतलब कैसे हो रहा है? कुछ फोर्स लग रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा ना। तो मतलब उसका जो मेन काम था वो फोर्स लगाना था।
तो वैसे ही इस फंडामेंटल पार्टिकल का मेन काम को इन फिजिक्स लैंग्वेज अगर बोलेंगे तो बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब मेन काम। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी क्या करा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मेन काम क्या है? यही पढ़ाना है ना। अब मेरा काम तो ये नहीं जाके बाहर मजदूरी करना, ये तो नहीं है ना। तो इसी मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो अब भाई ये चार्जेस का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? तो दैट क्रिएट्स फोर्स। क्या बोलोगे? क्रिएट फोर्स, ठीक है। इसके बाद फिर आपको पता है कि हमारा जो चार्ज है वो दो भागों में बांटा गया है, ये तो पता ही होगा आपको लोग, है ना। तो क्या क्या होता है? दो, यस सर। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है। नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज किसके लिए होता है? प्रोटॉन। और नेगेटिव चार्ज किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब क्या है, ये सब सभी का वैल्यूज ऑफ चार्जेस क्या होता है, मास ऑफ द चार्जेस क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए फॉर द प्रोटोन, प्रोटोन के लिए क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के लिए भी सेम ही हो जाएगा, बट सिर्फ माइनस साइन लग जाएगा आगे, ठीक है, -19 कूलम। ठीक है, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया वैल्यूज ऑफ द चार्जेस। बट अगर मास पूछा जाए आपसे, तो मास क्या होगा? मास ऑफ प्रोटॉन ये लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि इसका मास इतना कम होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी हालांकि केमिस्ट्री में काफी अच्छे तरीके से बताया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसमें काफी अच्छे तरीके से ये सब डिस्कस किया गया है, तो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर एक बार काफी पहले, या आप लोग से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लाइक मास ऑफ द चार्जेस जो है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मास ऑफ द चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या नाम है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मास ऑफ द चार्जेस हम मेजर कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है। चलिए, इसके बाद आ जाता है हमारा, ओके सर। हाँ, इसके बाद आ जाता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है बताइए? एनी आइडिया आप लोग? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है बताइए? सर बिना बॉडी को टच करे चार्ज करना किसी ऑब्जेक्ट को। नहीं नहीं, वो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। अभी मैं पूछ रहा हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। जो बिना बॉडी को टच किए वो करते हैं ना, दैट इज अभी अभी आएंगे, वेज ऑफ चार्ज में आएंगे, उसको कितने तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। बाय डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, बाय इनडायरेक्ट मतलब कि बिना कांटेक्ट के भी हम चार्ज कर सकते हैं, रब करके चार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी सीखेंगे। बट उसके पहले हमको सीखना है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज तो सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्वांटाइज्ड? हाँ, इंटीग्रल वैल्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, सही आ रहे हो, सही आ रहे हो। आप लोग बताओ, आप दोनों बताओ। इंटीग्रल मल्टीपल आपका बोलने का मतलब ये है ना? हाँ, ठीक है। आप दोनों बताओ, आप दोनों में से कोई। देखो, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या हो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आज रात में बाहर ही, हेलो, यस सर। हाँ, जैसे मान लो आज रात में डिनर डिनर बना आपके घर पे, ठीक है। तो डिनर बना, तो अगर आपने आज रात में चपाती खाई घर पे, ठीक है, तो क्या मैं उसको क्वांटाइज बोलूंगा? नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिक्स अमाउंट पे आपने नो नहीं सर। खाया, आपने उसको बाइट में खाया, आप कितना आपने उसको चबाया वो तो पता ही नहीं। लेकिन जब आप दुकान गए, ठीक है, अगर आप मान लो कुछ भी परचेज किया, मान लो कॉलगेट आपने परचेज करा, तो आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? आधा काट के दो,
बोलते हो क्या? नहीं ना, आप क्या बोलोगे? एक कॉलगेट दे दो, नो। ठीक है, एक लोगे, दो यस लोगे, सर। तीन लोगे, चार लोगे, जितना भी लोगे कॉलगेट लोगे। तो क्वांटाइज्ड का मतलब हो गया दैट इज एन फिक्स्ड अमाउंट। क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। द स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ, एक चीज और, जैसे मान लो ये एटम है, ठीक है, एटम के अंदर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन चार्जलेस, प्रोटॉन पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पता है क्या है, ये जो चीजें है ना, ये क्या है कि क्या मैं बोलूं आपको, आगे मतलब कि और स्टडी किया गया, स्टडी किया गया, स्टडी किया गया। हम लोग जानते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट मतलब एटम को सब डिवाइडेड किया गया, तो ये सारी चीजें मिली। लेकिन इससे भी हमें छोटा पार्टिकल मिल गया था, लेकिन वो जो है ना, वो इनके नेचर टाइप का नहीं था। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, आप लोग का ये एक छोटा सा होमवर्क होगा कि आप लोग को ये इंटरनेट पे सर्च करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी जो चीजें हैं, इससे भी छोटा पार्टिकल जो मिला था उसका नाम क्या है? एग्जैक्टली, क्वार्ट्स, है ना? उससे भी मिला था, बट उनका जो नेचर था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए हम उसको फंडामेंटल पार्टिकल में नहीं काउंट किया। ऐसा समझो। तो वो किस नेचर का था यस सर। और क्या नाम था, वो आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है? जब मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे ये वीडियो, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये चीज कमेंट करना है, ठीक है? तो आगे चलिए बात करते ओके हैं। सर। तो हमारा था क्या हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे थे इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चार्ज always exist integral multiple of fundamental charge। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 1 भी हो सकता, -1 भी हो सकता भाई। फिर 2 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो भी -2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। नहीं, पॉजिटिव नहीं होता है, बट कभी कभी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल नहीं होता है कि लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला होता है ना, Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक है। आंसर हमारा पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा, नेगेटिव आया तो एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा। हाँ, तो वो हमारा Q जो ये बार बार एडमिट आया, समझ में? तो हमारा क्या है ना कि जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो हम लोग को चेकआउट करना है कि मेरा जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। ऐसा समझ में? तो उसी बेसिस पे ये जब डॉट 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 करके लिखूंगा तो एक बार आ सकता है एनी, और एक बार क्या आ सकता है? माइनस एनी। तो उसी बेसिस पे ये लिखा गया। क्लियर है आपको? तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आता है तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, और नेगेटिव आता है तो आंसर में क्या लिखेंगे? अगर मान लो हमारा आंसर आया, सॉल्व करा हमने, क्यू आ गया मेरा नेगेटिव, आंसर आ गया मेरा नेगेटिव, तो नेचर ऑफ द चार्ज क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करेगा या रिलीज करेगा? एक्सेप्ट या रिलीज। क्या क्या एक्सेप्ट या रिलीज? जैसे मान लो चार्ज का नेचर क्या हो जाएगा, चार्ज वहां पर रिलीज कर रहा है या एक्सेप्ट करेगा। जैसे मान लो मैं बताता हूँ, अभी तो पहले ये बता देता हूँ कि अगर नेगेटिव आया तो क्या होगा, और पॉजिटिव अदर्स आपको पता चल रहा है क्या क्या लिख रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो लिख देना वहां पे एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सेप्ट होगा नेचर ऑफ द चार्जेस। और पॉजिटिव आया तो लिख देना रिलीज करेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? हेलो 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 हेलो।
नो सर। चलिए, तो ये चीजें यहां तक क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग वेज ऑफ चार्जेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा वेज टू चार्ज, मतलब हम बॉडी को किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो पहला लिख लो डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता कैसे, जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल एक बॉडी ले लिया मैं, एक और बॉडी ले लिया, दोनों को क्या कर दिया, कांटेक्ट में लिया। अब ये बॉडी में हमने एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या दे दिया, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस पे दे दिया, ये बॉडी को बोल दिया एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इस बॉडी को मैंने बोल दिया न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं होना वहां, नो चार्ज। न्यूट्रल का मतलब हो गया सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहां प्रेजेंट है। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव अमाउंट में पॉजिटिव एंड और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज वहां पे अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज होगा तो 4 नेगेटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव होगा, तब उसको बोलेंगे न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ क्या था, इलेक्ट्रॉन था। तो एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करने लगेगा, इधर जाने लगेगा ना। तो लेकिन अभी भी कंडीशन लागू होगा। क्या कंडीशन लागू होगा कि मटेरियल कैसा है, साइज कैसा। अगर सेम साइज सेम मटेरियल और सेम लाइक सब चीज अगर सेम सेम होता है तो वहां पे क्या होगा कि दोनों बॉडी में सेम सेम चार्ज होता है। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, क्या दिया, क्यू चार्ज, मतलब क्यू नंबर ऑफ चार्ज दिया, और यहाँ पे मेरा जीरो चार्ज है, न्यूट्रल मतलब जीरो। ठीक है, तो जब बॉडी अब ये रिजल्ट क्या होगा, इस बॉडी पे भी Q/2 हो जाएगा और इस बॉडी पे भी Q/2 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं, Q/2। लेकिन इसके लिए यहाँ रीजन क्या लिख दोगे, रीजन लिख दोगे इफ साइज शेप एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बोथ आर सेम। अगर दोनों सेम होगा तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो जिसका ज्यादा रहेगा उधर हो सकता है उसमें ज्यादा चला जाए, इसमें कम चला जाए। ठीक है, लेकिन ये सेम सेम तभी जाएगा जब क्या होगा, शेप साइज एंड मटेरियल सेम रहे। क्लियर है, चलिए ये क्लियर है आदर्श। यस सर। चलिए ठीक है, इसके क्लियर बाद है आगे सर। बढ़ हाँ इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेकंड जो है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। सेकंड जो है वो है हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि एनसीईआरटी में है भी और एग्जाम में ये आ भी सकता है। ठीक है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम लोग चलो सबसे पहले ये बता देते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। क्या लिख देंगे यहाँ पर, विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर दे रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ज्यादा समझ में आएगा। एक बॉडी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इस बॉडी में क्या है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस क्या बोलेंगे, इसको न्यूट्रल बोल देंगे। न्यूट्रल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमने क्या करा, यहां पे एक रॉड ले आए सामने। तो रॉड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब यह क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो इधर सरफेस पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा, मतलब दोनों सेपरेट हो गए, सेपरेट हो गया। अब देखो ध्यान से, अब तुमको पता है ना कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज तभी बोलेंगे जब उसमें एक तरह का चार्ज प्रेजेंट होगा। मतलब अगर इस बॉडी में पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तभी इसको बोलेंगे चार्ज हो गया, ऐसा समझ में। और उसको हम छुएंगे तो हमें क्या लगेगा, झटका, या लगेगा, लगेगा कि हाँ बॉडी चार्ज हुई है, करंट लगता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मसला ये हो रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज को हम बाहर निकाले कैसे। तो ये नेगेटिव चार्ज को हम निकालने के लिए बाहर इसको कर देंगे ग्राउंड। क्या कर देंगे, ग्राउंड। ग्राउंड कर देंगे तो ये हो जाता है हायर पोटेंशियल और ये हो जाता है लोअर पोटेंशियल। और आपका नेगेटिव चार्ज का खासियत क्या है कि वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करने लगेगा। तो फ्लो करने लगेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां से क्या निकल गया, नेगेटिव चार्ज बाहर निकल गया। मतलब अब क्या रह गया यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट रह गया ना, नेगेटिव था, पॉजिटिव पॉजिटिव पार्ट रह गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब ये जो रॉड हम लोग जो लेकर के आए थे, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, अब उसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव कर देंगे तो अब इस बॉडी में क्या रह गया, सिर्फ क्या रह गया, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब इसको जैसे हम लोग टच करूंगा, पॉजिटिव। जैसे इसको टच करूंगा तो क्या हो जाएगा, करंट लगेगा, ठीक है। तब हम समझ जाएंगे ये चार्ज हो गया है। तो समझ में आया चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसा होता है, ठीक है। चलो इसके बाद यस थर्ड सर। जो, हाँ थर्ड जो हमारा है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो हम लोग बचपन में खेलते हुए आ रहे हैं, पता नहीं आप लोगों ने खेला या नहीं खेला, मैंने तो खेला खेला ये, मतलब जादू दिखाता था मैं अपने दोस्तों लोगों को। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या जादू दिखाता था, मैं तेल लगा के जाता था अपने सर पे, है ना, और स्केल से, हाँ स्केल से क्या करता था, अपने जो हेयर होता था उससे रब करता था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको क्या करता था, रब करता था, रब करके फिर वो कागज का टुकड़ा को मैं दिखाता था, देखो जादू है, चिपक जा रहा है, जबकि वो इंसुलेटर होता सर है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला। एक्चुअली ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का बता रहा हूँ, लाइक वो इंसुलेटर पे अप्लाई होता है ना, इंसुलेटर पे। मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या करा कि स्केल को अपने हेयर से रब कर दिया, रब करके उसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। और जब मैं उसको कागज के पास लेकर के जा रहा हूं तो हो सकता है उसका कुछ अपोजिट चार्ज, उसका कुछ अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अपोजिट, और उसका मतलब कि अलग अलग चार्जेस होंगे, तभी अट्रैक्ट कर रहा था वो, ठीक है। तो वो चीज होता है कैसे, चलो आओ देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी को लिया मैं और ये बॉडी को लिया। अब इस बॉडी को सर वो दोनों को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी ना। क्या स्टैटिक, देखो इलेक्ट्रिसिटी, अभी देखो क्या मैं आपको बोला कि स्टैटिक पहले सुनिए 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 मेरी बात सुनिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पहले सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए आप मेरी। मैं क्या कह रहा हूं कि आप स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, अभी फिजिक्स का एक बड़ा ब्रांच है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वहां पे चार्ज स्टैटिक है, मतलब मूव नहीं कर रहा। आप ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं सिखा रहा हूँ, जिस प्रोसेस से चल रहा हूँ उसी पे चलिए। जो भी आप जान रहे थे उसको सिर्फ डिलीट मार दीजिए और इस बेसिस पे चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर चलता रहेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मैंने क्या करा, ये बॉडी को लाया और इस बॉडी को लाया, ये दोनों बॉडी को क्या करा, रब कर दिया। क्या कर दिया, रब कर दिया। रब करने से क्या हो, व्हाट इज द चेंजेस, क्या चेंजेस होंगे वहां। सर फ्रिक्शन हो। ऑब्वियस से बात है, रब करने पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, हाँ यस सर। काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, थर्मल एनर्जी होगा। फिर थर्मल एनर्जी से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा वो क्या कर देगा, भागना लगेगा इधर उधर। उसका तो काम ही होता है कि थोड़ा सा एनर्जी मिला भाग जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है वो क्या होता है उसका नीचे, थोड़ा सा भी कहीं से एनर्जी मिला, बस वो तो प्लानिंग में रहता है कि भैया हम तो
निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब ये दोनों का जो आउटर मोस्ट सेल में जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा, नहीं समझे, तो वो क्या करेगा, रब होने से क्या करने लगेगा, ये इधर भागने लगेगा, इधर भागने लगेगा, भागने लगेगा ना। तो भागने के बाद क्या होगा कि ऐसा करके कुछ सिचुएशन बन जाएगा। कैसा सिचुएशन बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। अब इसी के कारण जब हम सटाते थे तो वो पेपर चिपक जाता था। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और मैं बोलूंगा, ठीक है। क्या मैं बोलूंगा कि जब भी याद रखना, देखो हमने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में भी कुछ मास होता था, प्रोटॉन में भी कुछ मास होता था। तो जब भी चार्जेस, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होता है तो मास का भी ट्रांसफर होगा। क्या होगा, मास का भी ट्रांसफर होता है, बट वो काफी क्वांटम में होता है तो हम लोग को पता नहीं चल पाता, लेकिन होता है। विदाउट उसके, अभी तुम यही सोचो ना, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया तो भैया गया है ना, कुछ तो गया है वहां पे, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, ट्रांसफर ऑफ चार्ज का मतलब ट्रांसफर ऑफ मास भी होगा, डेट इज इन किसमें, क्वांटम लेवल पे होता है, तो उसको हम लोग ये कर देते हैं, ठीक है, क्वांटम लेवल पे होता है वो चीज। चलो यहाँ तक क्लियर है आदर्श? यस सर। चलो ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा है फिर कूलम्ब्स लॉ आ जाता है, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ बताइए क्या कहता है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू स्टैटिक चार्जेस, टू स्टैटिक चार्जेस ले लिया मैंने, इसको ले लिया Q1, इसको ले लिया Q2, ठीक है। इसको, इसके बीच में एक डिस्टेंस है, क्या है, R, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो हम बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द। तो मैं दोनों को मिलाकर कैसे लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अगर मैंने मतलब कि डिस्टेंस को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा दोनों चार्ज के बीच में, है ना। तो ये सारी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सब तो क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूं, तो ये तो बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो कांस्टेंट हमने k से डिनोट कर दिया और Q1 Q2 अपॉन क्या लिख दिया, R स्क्वायर। तो ये जो k है इसी को बोलते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है बताइएगा, k की वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर, ठीक है। और k को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1/4πε0। अब ये एप्सिलॉन नॉट किसके लिए है, ये जो नॉट हमने लगा दिया, अगर एग्जाम में देख लो, ध्यान से मैं बता रहा हूं आप लोग को, अगर आपने एप्सिलॉन लिख दिया, ठीक है, तो एप्सिलॉन होता है किसके लिए, किसके लिए, फॉर द मीडियम, किसके लिए होता है, मीडियम के लिए। और एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो होता है फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, अगर हम इसी का रेशियो निकाल देंगे तो वी विल गेट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। तो फटाफट उसको भी देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी देख लेते हैं क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं फ्री स्पेस के लिए सिचुएशन लिखूं तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख दिया। और मीडियम के लिए क्या लिख दिया, 1/4πε, सॉरी देखिए यही मिस्टेक है, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है क्योंकि मीडियम के बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, F अपॉन FM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो F को लिख देंगे 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इधर भी लिख दिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको ई आर से डिनोट कर देते हैं। अब इसको कभी कभी हम लोग के से भी लिख देते हैं, तो ये जो के है इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये मिल गया हमें। अब इससे बहुत सारा छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये जो के का वैल्यू है ना, ये भी डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, अगर ये के की वैल्यू तुम्हारी 1 आ गई तो समझ जाना वो वैक्यूम के लिए, किसके लिए, फॉर वैक्यूम। अगर ये के की वैल्यू इंफिनिटी आ गई तो बोल देना फॉर कंडक्टर या मेटल के लिए। ऐसा समझो। अभी जैसे ये सारी चीजें मैं लिखा रहा हूँ ना, इसको नोट डाउन करते हुए जाइएगा। जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ना, जैसे अभी मैंने क्वांटाइजेशन वाला बताया कि पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखना है, नेगेटिव आएगा तो क्या लिखना है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बताएंगे ना तो कभी कभी आप लोग से पूछ लिया जाता है व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है वहां पे, अट्रैक्टिव नेचर है, रिपल्सिव नेचर है, ठीक है। फिर बोल देगा कि Q1 Q2 दो चार्ज है, तो Q1 का Q2 के ऊपर क्या, हाँ क्या फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स लग रहा है। तो सारी चीजें वो हम लोग जब सीखे, मतलब कि जब ये थ्योरेटिकल पार्ट और हमारा ये जो छोटा छोटा चीज जो है हमारे दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, तो हम लोग बड़ी बड़ी चीजें फिर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज तो मैंने इतना कुछ करा दिया आप लोगों को। फिर नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म करेंगे इसका, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे, चार्जेस जो हमारा सोर्स चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज होता है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। उनके डायरेक्शन में जानेंगे, पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ये सारी चीजें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो करना काफी चीजें हैं बट टाइम थोड़ा लिमिटेड है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे तरीके से बताया मैंने, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताया। अगर फिर भी कोई तरह का डाउट्स है, कोई तरह का दिक्कत है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग सारा कुछ क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होने वाला है वो आपका सबसे पहले तो न्यूमेरिकल सेक्शन करूंगा मैं, जितना मैंने आज टॉपिक कवर अप कराया है उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट भी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा आप लोग का भी लेट हो गए थे और आप भी थोड़ा लेट हो गए थे, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग थोड़ा लंबी क्लास करेंगे और ज्यादा ज्यादा टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सर टाइमिंग बता दीजिए। हाँ 1 सेकेंड रुकिए।